बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 साउंड। आज हम साउंड को डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड और डिफरेंट इसके मुतालिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का नाम साउंड है, लेकिन सबसे पहले हम एकॉस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। एकॉस्टिक्स, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एकॉस्टिक्स क्या है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम साउंड की प्रॉपर्टीज, साउंड की प्रोडक्शन, साउंड की डिटेक्शन, ये सारी चीजें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एकॉस्टिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी अबाउट साउंड, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, साउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, और इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम साउंड के मुतालिक पढ़ते हैं, साउंड की प्रोडक्शन, साउंड की प्रोपेगेशन, साउंड की डिटेक्शन, ये सारी चीजें हम इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने साउंड को डिफाइन करना है। डिफिनीशन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड आपके पास एक एनर्जी है जो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है और हमें क्या देती है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है और हमें देती है सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो हम यहां पे लिखेंगे कि साउंड आपके पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी produced due to vibration and gives us sensation of hearing। साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है और हमें क्या देती है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। या साउंड आपके पास कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव विच कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये आपके पास मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मैंने आप लोगों को समझाया था, जिसके लिए किसी भी मीडियम की मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम के बगैर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो साउंड आपके पास मैकेनिकल वेव है जिसमें कंटिन्यूअस कंप्रेशन होती है और कंटिन्यूअस रेयरफेक्शन होती है। और इस तरह भी कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव which consist of
compression and rarefaction, and also gives us sensation of hearing। ठीक है, साउंड हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल का भी मैंने समझाया था आप लोगों को। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ ए मीडियम और डायरेक्शन ऑफ ए वेव दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और ऐसी वेव जो एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रांसफर होगी बगैर मीडियम के ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ये आपके पास क्या होगी, साउंड वेव होगी, मैकेनिकल होगी। ठीक है, अब मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड इज डैश वेव, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल। साउंड इज अ डैश वेव, लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बोथ ए एंड बी। तो ये मैकेनिकल भी है, लॉन्गिट्यूडनल भी है। ठीक है, या इस तरह भी आ सकता है कि साउंड गिव्स अस डैश सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि साउंड की प्रोडक्शन करनी है, साउंड को प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी क्या प्रोड्यूस कर सकती है, साउंड। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो किसको प्रोड्यूस करेगी, साउंड को। और इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, या वायलिन, या पियानो, या गिटार। ठीक है, ये सारी वो डिवाइसेस मैंने लिखी है जो किसको प्रोड्यूस करती है, साउंड को। ठीक है, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूं। ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क, और ये आपके पास एयर है। यहां पे ह्यूमन ईयर है, दिस इज ईयर। ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और मीडियम एयर जो है उसके जरिए हम साउंड को क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ह्यूमन ईयर जो है इसके जरिए हम साउंड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिटेक्ट। ये ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रंग्स है, प्रंग्स मैं जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरह से वाइब्रेट कर लेता हूं, फिर अपने कान के करीब करूंगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड, साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड एनर्जी जो है ये किसको ट्रांसफर करेगा, ये इन पार्टिकल्स को ट्रांसफर करेगा। तो जिनके पास एनर्जी आ जाएगी वो पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। फिर ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इनकी जो प्रंग है ये वापस आ जाएगी। जब वापस आ जाएगी तो वो जो पार्ट था जिनके पास एनर्जी थी वो एनर्जी को लॉस करेगा और वो रिलैक्स हो जाएगा, वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी। इस तरह मुसलसल कुछ जगहों पे पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, कुछ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो कहीं पर कंप्रेशन होगी और कहीं पर क्या होगी, रेयरफेक्शन होगी।
अगर इसमें आप पार्टिकल्स देखें, पार्टिकल की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन भी ये है और पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट भी करता है, दोनों के दरमियान एंगल क्या होता है? 0। तो इधर देखें, ये वेव जो है इस तरह हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो सेकंड जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या है? प्रोपेगेशन या ट्रांसमिशन ऑफ अ साउंड वेव। Propagation या transmission of sound. Sound can be propagated through a medium. Sound को हम मीडियम के जरिए क्या कर सकते हैं? Propagate. Sound को हम मीडियम के जरिए प्रोपेगेट कर सकते हैं और 3 मीडियम हमारे पास अवेलेबल है। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, इसी वजह से इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? ग्रेटर। सॉलिड में ग्रेटर होता है किससे? लिक्विड से। लिक्विड में ग्रेटर होता है किससे? गैस से। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट जो पॉइंट है, दिस इज डिटेक्शन ऑफ साउंड। अब साउंड जो है उसको हम किस तरह डिटेक्ट करेंगे? साउंड कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ 2 तरह के, एक नेचुरल डिटेक्टर्स है और एक आपके पास आर्टिफिशियल डिटेक्टर्स है। नेचुरल डिटेक्टर्स ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर। आर्टिफिशियल डिटेक्टर्स आपके पास हम जो ईयरबड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये जो नहीं जिसमें हम गाने सुनते हैं, इसकी अपनी एक डिवाइस है। ईयरफोन्स हम इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए हम सुनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि साउंड आपके पास क्या चीज है। साउंड आपके पास एनर्जी की एक किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होती है, इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है, हमें सेंसेशन देती है हेयरिंग की, और इसकी डिटेक्शन के लिए हम डिटेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। अब ईयर क्या है? ये एक ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी में ये क्या है? ऑर्गन है, और इसका काम क्या है? टू डिटेक्ट साउंड। ये साउंड को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। एक आपके पास है आउटर पार्ट, एक आपके पास है मिडल, और एक आपके पास है इनर। ठीक है। अब फर्ज करें आप ये ह्यूमन ईयर है, यहां पे कोई बंदा जो है वो बोल रहा है। आउटर पार्ट जो है ये आपके पास पेना है। क्या है? पेना। पेना किस तरह काम करता है? एंटीना की तरह। किसकी तरह काम करता है? एंटीना। अब जब इसमें साउंड दाखिल होता है फिर ये मिडल ईयर में चला जाता है। मिडल ईयर, जिसको ईयर कैनाल कहते हैं, ईयर कैनाल। ठीक है। और द लास्ट वन इज ईयर ड्रम, जो कि आपके पास इनर ईयर है। डायफ्राम, इसमें एक डायफ्राम होता है, कान का पर्दा। ये जो पर्दा है, जब इसके पास साउंड आ जाती है
तो ये वाइब्रेट करता है, और इसके पास इस तरह कॉक्लिया भी होता है। यहां तक आपकी जो साउंड है ये इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव होती है। जब यहां से पास होती है तो ये किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है, यहां पे आपके पास नर्व्स होते हैं, ऑडिटरी नर्व्स। वो ऑडिटरी नर्व्स जो है ये इसको किसके पास लेके जाते हैं? ब्रेन के पास, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर ब्रेन ने डिसाइड करना है कि ये मेल की आवाज है, फीमेल की आवाज है, ठीक है, ये बच्चे की आवाज है, ये बूढ़े आदमी की आवाज है। ये सारी चीजें फिर कौन डिसाइड करता है? ब्रेन डिसाइड करता है। अब इस पे आपसे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साउंड के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, वाई वी कैन नॉट हेयर साउंड ऑन मून? हम मून पे साउंड जो है वो क्यों नहीं सुन सकते हैं? सिंपल इज दैट के मून जो है उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे वैक्यूम है, तो वहां पे मीडियम नहीं है, तो साउंड नहीं सुन सकते। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई वी सी लाइटनिंग फर्स्ट देन हेयर साउंड? हम आवाज जब बारिश में जो ये गनगरज होती है उसमें हम पहले लाइट जो है वो देखते हैं, फिर हमें आवाज आती है। क्यों? इसका सिंपल सी रीजन है, स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो नॉर्मली 343 मीटर पर सेकेंड है रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि when a ringing bicycle bell is held tightly, it stops producing sound. Why? आपके पास एक बाइसाइकिल है जिसका जो हम जिसको रिंग कहते हैं, उसको जब हम टाइटली हेल्ड कर लेते हैं तो वो साउंड मजीद प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों? आप यहाँ पे सिंपल से लिखोगे कि बाइसाइकिल विल प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन, इफ यू हेल्ड इट टाइटली द वाइब्रेशन इज स्टॉप्ड, नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वी कैन फाइंड या वी कैन locate, we can find coming train by placing our ear on a railroad. हम अगर रेलवे की जो पटलियां है इसके ऊपर अपने कान जो है उस तरह रख लें तो हम रेलगाड़ी जो है अगर बहुत दूर भी हो और हमारी तरफ आ रहा हम इनको मालूम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, वहां पे सॉलिड लगे होते हैं सारे, और सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा तेज है, 5000 समथिंग है। इसमें आपके पास 331 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसमें 1500 से अबाव, इस पे 5000 से अबाव मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ क्या? हाँ उल्टा है। ठीक है, ये बस आप सेट कर लें, इधर 5000 कर लें, इधर 1500 और इधर 331। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। साउंड की प्रॉपर्टीज है। साउंड की 4 प्रॉपर्टीज जो है वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपके पास है लाउडनेस, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है पिच, तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है
क्वालिटी, चौथी प्रॉपर्टी आपके पास इंटेंसिटी है। प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज को बाद में फिर पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वो पैरामीटर्स जिनके जरिए हम ये मालूम कर सके कि ये मेल की आवाज है, फीमेल की आवाज है, ये श्रेल है, ये ग्रेव है, ये लाउड है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन loud and faint sound। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। लाउडनेस आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसके जरिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्क वाज़े मालूम कर सकते हैं कि कौन सी साउंड लाउड है, कौन सी साउंड लाउड नहीं है। या सिंपल हम इसके जरिए मालूम कर सकते हैं साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक सेकेंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी साउंड प्रोड्यूस करती है, ये हम लाउडनेस के जरिए हम क्या करते हैं? मालूम करते हैं। अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंडेंस, लाउडनेस। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इज द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। फर्ज करें आपके पास यहां पे एक छोटा सा डोल है और एक बड़ा डोल है, कौन सा डोल ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा? ये वाला लाउड, ये वाला कम, क्योंकि इनका वाइब्रेटिंग एरिया कम है, इनका क्या है? ज्यादा। लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग सोर्स। अगर आप इस डोल से इस फासले पर है और दूसरा लड़का इस फासले पर है, तो ये जो दूसरा लड़का है इसको आवाज जो है वो लाउड नहीं आएगी, इसको आवाज क्या आएगी? लाउड। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। अगर किसी बॉडी, दो डोल आपने लिए हैं, इधर देख लें, ये उनका मीन पोजीशन है। एक डोल को आपने इस एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट किया, एक को आपने इस एम्पलीट्यूड के साथ। ये ए है, ये आपके पास बी। बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा तो यहां पे साउंड क्या प्रोड्यूस होगी? ज्यादा। तीसरा, लाउडनेस जो है ये मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करती है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है। हमारी स्कूल की जो घंटी है, अगर इसको मैं प्लास्टिक से बनाऊं तो ये लाउड साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसका नेचर मैंने क्या कर दिया? चेंज। स्टील से बनाऊंगा, आयरन से बनाऊंगा, मुख्तलिफ मेटल से, इनकी लाउडनेस क्या होगी? इफेक्ट होगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मेटल है जिससे मैंने एक मटेरियल बनाया, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हाई है, ऑटोमेटिक सी बात है, तो फिर वो अगर उसको मैं हिट करूंगा तो उसकी लाउडनेस भी क्या होगी? ज्यादा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास पिच है। क्या है? पिच। पिच क्या है? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फेंट एंड लाउड साउंड। फेंट
shrill and a grave sound. ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, श्रिल और ग्रेव साउंड के बारे में मालूम करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड. हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं between shrill and a grave sound. अब pitch depends upon frequency. ये डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे. अगर फ्रीक्वेंसी हाई है इसका मतलब साउंड जो है वो श्रिल है. अगर फ्रीक्वेंसी लो है इसका मतलब साउंड आपके पास क्या है, ग्रेव है. क्या है, ग्रेव. मेरी बात समझ में आ रही है. अब श्रिल फीमेल की आवाज होगी, ग्रेव मेल की आवाज होगी. ये केट की आवाज हो सकती है, डॉग की, डंग की. ठीक है. अब मैं दो डायग्राम्स बनाऊंगा फिर आपको पता चलेगा. इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, दिस इज ग्रेव. इसकी फ्रीक्वेंसी हाई, दिस इज श्रिल. हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज्यादा है. लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम है. अच्छा, अब इसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड है. क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अगर दो साउंड्स है जिनकी लाउडनेस क्या है, सेम, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, और फिर भी हम इन दोनों के दरमियान क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, तो फिर हम किसको स्टडी करेंगे, क्वालिटी. किसको स्टडी करेंगे, क्वालिटी ऑफ साउंड. क्वालिटी का दूसरा नाम है टिम्बर. क्या नाम है, टिम्बर. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेम लाउडनेस एंड सेम पिच साउंड. अब आप कहेंगे कि अगर आपकी लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है तो फिर आप क्या चीज स्टडी करोगे क्वालिटी में, हम वेव फॉर्म को स्टडी करेंगे. क्या स्टडी करेंगे, वेव फॉर्म. और वेव फॉर्म क्या होती है, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है. ठीक है. अब मैं कुछ वेव फॉर्म्स ड्रा कर लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेव फॉर्म ये है, एक वेव फॉर्म ये है, एक वेव फॉर्म ये है, एक वेव फॉर्म ये है. ठीक है. दिस इज डिफरेंट वेव फॉर्म्स. अगर मैं आपको कहूं कि फर्ज करें, ये फर्ज करें, मैं बता नहीं रहा हूं, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सा किसका है. फर्ज करें मैंने कहा कि ये आपके पास गिटार का है,
ये आपके पास ड्रम का है। तो इन वेवफॉर्म के बेस के ऊपर हमारी जो ईयर है वो ये डिसाइड करती है कि ये किसकी आवाज है। ठीक है, हम अलग अलग आवाजों को आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ऑन द बेस ऑफ अ वेवफॉर्म, अगर उनकी लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। दो फीमेल, अगर यहाँ पे बेटी है वो बोल रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उनकी लाउडनेस भी सेम है, मैं फिर भी बता सकता हूं कि ये दोनों डिफरेंट फीमेल्स हैं। अगर उनको वो मुझे दिखाई भी ना दे फिर भी मैं बता सकता हूं ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड। अच्छा, क्वालिटी के बाद आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? फर्ज करें आपके पास ये एक एरिया है, यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इस ट्यूनिंग फॉर्क से आवाज जो है वो इस एरिया के ऊपर से पास हो रही है। इस आवाज की एनर्जी आपके पास ई है और इसका एरिया क्या है, ए, और जिस टाइम में ये पास हो रही है वो आपके पास है टी। इस स्पेसिफिक एरिया से कितनी एनर्जी की आवाज पास हो रही है, अगर मैं एनर्जी को डिवाइड करूं किस पे, एरिया पे, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ए साउंड वेव इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। एनर्जी ऑफ साउंड वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे एक सेकंड में कितनी एनर्जी की जो साउंड है वो पास हो रही है, मींस इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसकी जो इक्वेशन है वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम। I is directly proportional to E, I is inversely proportional to A, I is inversely proportional to T। इसका मतलब यह है कि जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। जितना एरिया कम होगा एनर्जी वहां से क्या हो सकती है, ज्यादा पास हो सकती है। जितना कम टाइम लेगी उतनी भी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T ज़रबे 1 बाय A। अगर आप लोगों को मालूम हो पावर का एक फार्मूला है W डिवाइडेड बाय T या E डिवाइडेड बाय T, मैं इस तरह लिख सकता हूं I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T की जगह पे P डिवाइडेड बाय A। अब मैं यहां से इंटेंसिटी की यूनिट लिख सकता हूं। यूनिट आपके पास हो गई, पावर की यूनिट है वॉट, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, वॉट डॉट मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, और अब इसके बाद जो टॉपिक है दिस इज इंटेंसिटी लेवल। This is intensity level। इंटेंसिटी को हमने अभी
डिस्कस कर लिया है। लेवल जो है इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, दो इंटेंसिटी लेते हैं। एक इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा लो और एक इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हाई। हम इसमें इंटेंसिटी का रेंज लेते हैं। जो सबसे लो है वो है I नॉट 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। जो हाई इंटेंसिटी है, जो बगैर पेन के हम सुन सकते हैं, दिस इज I इज इक्वल टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इंटेंसिटी लेवल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, ये क्या है, डिफरेंस है बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। दो साउंड है, एक साउंड आपके पास है लाउड, एक साउंड आपके पास है फेंट। अब इन दोनों की आपने इंटेंसिटीज भी फाइंड कर दी और इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंशिएशन भी फाइंड कर दिया, तो ये आपके पास क्या है, इंटेंसिटी लेवल है। अब इंटेंसिटी लेवल जो है उसका लाउडनेस के साथ क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने काम किया था जिसका नाम था वेबर-फिश्नर। इस वजह से इस लॉ को हम कहते हैं वेबर-फिश्नर लॉ। वेबर-फिश्नर लॉ क्या है? दिस लॉ गिव्स अस द रिलेशनशिप between loudness and intensity। ये जो बंदा है इसने हमें इंटेंसिटी और लाउडनेस के दरमियान रिलेशनशिप दी है और इसने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव की है कि L naught is directly proportional to log of I naught। कि अगर आपके पास साउंड बहुत ज्यादा कम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है log ऑफ I naught के। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे log क्यों लगाया है? नेचुरली जब हम लाउडनेस को इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि अगर हम इस रिलेशनशिप को करेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मस्ट क्या लगाएंगे, लॉग, फिर ये दोनों साइड्स क्या आएंगे, बराबर आएंगे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसको खत्म करें प्रोपोर्शनलिटी को। L naught is equal to K log of I naught। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपके पास फेंट साउंड है, लाउड साउंड, L is directly proportional to log of I। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें, L is equal to K log of I। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एक आपने इक्वेशन निकाला लाउड साउंड के लिए, एक आपने इक्वेशन निकाला फेंट साउंड के लिए। अब आप क्या करें कि फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें किससे, सेकंड से। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, आपके पास आ जाएगा L माइनस L नॉट इज इक्वल टू K log of I माइनस K log of I नॉट। K यहां से कॉमन कर ले, L माइनस L नॉट इज इक्वल टू log of I माइनस log of I नॉट। ये जो L माइनस L नॉट है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। इसके लिए हम यहां पे हम एक टर्म इंक्लूड करते हैं, बीटा। बीटा आपके पास बेसिकली इंटेंसिटी लेवल है। ये जो बीटा मैंने लगाया है, दिस इज इंटेंसिटी लेवल। यहां पे लेके के, यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, अगर आप लोगों को याद हो, log m माइनस log n। log m माइनस log n ये बराबर है log m डिवाइडेड बाय n। बीटा इज इक्वल टू के log ऑफ I डिवाइडेड बाय I नॉट।
ये आपके पास वो इक्वेशन है जो आपको क्या देता है, इंटेंसिटी लेवल। अब ये जो K है, K ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट आप चेंज करोगे तो K की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज। अब इसके दो यूनिट है, एक यूनिट है K log ऑफ, K की वैल्यू यहां पे आप 1 पुट कर ले तो log ऑफ I डिवाइडेड बाय आई नॉट, यहां पे लिख ले बिल, क्या लिख ले, बिल। बिल जो है वो आपके पास यूनिट है किसकी, हाँ इंटेंसिटी लेवल, ये बड़ी यूनिट है। एक बिल बराबर होता है 10 dB, यहां पे D आपके पास डेसिबल है, DC आपने प्रीफिक्स पढ़ा था। तो बीटा इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे 10 log ऑफ I डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये किस चीज के बराबर है, dB। dB का मतलब क्या है, डेसिबल। ठीक है, तो दो यूनिट्स है, एक यूनिट आपके पास बिल है और एक यूनिट आपके पास क्या है, डेसिबल है। आगे कंटिन्यू करूं, ये बंदा ये रहेगा नहीं, हाँ करो। अब आपके पास है टाइप्स ऑफ साउंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड के बेसिकली हम दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक आपके पास है म्यूजिकल साउंड और एक आपके पास है नॉइजी साउंड या नॉइज साउंड, या ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज म्यूजिकल साउंड, वो साउंड जो हमें क्या देता है, प्लेजेंट सेंसेशन, साउंड विच गिव्स प्लेजेंट सेंसेशन टू आवर ईयर। इसमें क्या होते हैं, रेगुलर एंड यूनिफॉर्म वाइब्रेशन। इसमें जो वाइब्रेशन शामिल होती हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक तरतीब से होती है। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल है साउंड ऑफ ए गिटार, साउंड ऑफ ए पियानो। हर वो साउंड जो आपको अच्छी लगती है वो आपके पास क्या है, म्यूजिकल। नॉइजी साउंड, नॉट या अनप्लीजेंट सेंसेशन, वो साउंड जो हमें अनप्लीजेंट सेंसेशन देते हैं। अनप्लीजेंट सेंसेशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म एंड इर्रेगुलर वाइब्रेशन शामिल होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एंड इर्रेगुलर वाइब्रेशन, और इसकी एग्जांपल्स आपके पास क्या है, डॉग की साउंड है, डंकी की साउंड है, मशीनरी की साउंड है, हॉर्न्स है गाड़ियों की, रेलवे साउंड है जिसमें इर्रेगुलर और यूनिफॉर्म वाइब्रेशन शामिल होती है। अब अगर एक साउंड, एक तो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती है और वो मुसलसल हवा में मौजूद है, एयर में जो पोल्यूशन काज करती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन। हवा में अगर शोर मुसलसल मौजूद रहता है, हर वक्त मौजूद रहता है, जो इंसानों और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है,
consistent presence of sound in air which disturb human and other living organism daily activities। तो ये आपके पास नॉइस पोल्यूशन है। क्या है? नॉइस पोल्यूशन। और नॉइस पोल्यूशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स काज करती है। इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या है? अंडरस्टैंडिंग, वो कम हो जाती है। रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, तो याद रखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग एबिलिटी दोनों क्या हो जाएगी? रिड्यूस। काज परमानेंट और टेम्पररी डेफनेस। परमानेंट या टेम्पररी क्या काज करता है? डेफनेस। डेफनेस क्या है? बेहरापन। कैन डैमेज प्लांट्स, एनिमल, नॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ जो है उसको क्या करता है? डैमेज करता है। जो दरख्त और जानवर जो है वो ऐसे इलाके में होते हैं जहां पे शोर नहीं होता है, वो बनिस्बत उनके अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं जहां पे शोर है। कैन डैमेज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस। कभी कभी जो बहुत ज्यादा लाउड साउंड्स होते हैं, हाइपरसोनिक्स या सोनिक बूम्स होते हैं, वो जब इधर आते हैं उनकी जो वेव्स आती हैं वो यहाँ पे पूरी जो इमारतें हैं उनको इस तरह शेक कर लेती हैं, उससे उसमें क्रैक्स आ जाती हैं। बड़े बड़े ब्रिजेस जो है, बिल्डिंग्स में शेक्स आती हैं। ये इसके बहुत सारे इसके काजेज है। मैं ये आपकी टेंशन भी काज कर सकती है, डिप्रेशन काज कर सकती है, ब्लड प्रेशर काज कर सकती है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो है ये काज कर सकती है। अब इसके बाद आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। पहले आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड, उसकी सिंपल डिफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर एयर की हम बात करेंगे तो थोड़ी सी डिफिनेशन में चेंज लेके आओ। एक साउंड वेव कितना फासला कितने टाइम में कवर करती है, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड। अब ये हवा में कितनी कवर करती है, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। डिस्टेंस कवर्ड बाय sound wave per unit time in air। एक साउंड वेव हवा में कितना फासला कितने टाइम में कवर करती है, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। हमारे पास सिंपल फार्मूला है V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय T। S इज इक्वल टू VT। इससे आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड का ये जो हमारे पास फार्मूला है, जो 331 मीटर पर सेकेंड आप पुट करते हैं, इस फार्मूले पे दो साइंटिस्ट ने काम किया है। एक न्यूटन ने काम किया है
एक लेप्लास ने काम किया है। न्यूटन का फार्मूला आपके पास रॉन्ग था, गलत था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें कंप्रेशन जो है उसमें टेंपरेचर बढ़ेगी और रेयरफेक्शन में टेंपरेचर क्या होगी, कम होगी। उसने ये प्रोसेस लिया था आइसोथर्मल, और उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड आई थी वो थी 281 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत थी। इसके बाद लेप्लेस आया। लेप्लेस ने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड का ये जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक है। कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में कोई हीट लॉस नहीं होता है। और उसने जो हमें स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करके दी थी वो थी 332 मीटर पर सेकेंड, जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ क्या आ रही थी, मैच कर रही थी। अब ये दो चीजें हैं, इसको अभी पढ़ लेते हैं, ये फिर दोबारा हमें ये लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू 331 प्लस 0.60। इसका मतलब ये है कि अगर हम 0 डिग्री डालेंगे टेंपरेचर तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास 331 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 20 डिग्री डालेंगे तो V इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 ज़रबे 20। V इज इक्वल टू 331 प्लस, इसको खत्म करें 6 तक़सीम में 10 ज़रबे 20, 6 दूने 12, तो 343 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है टेंपरेचर पे। जितनी टेंपरेचर ज्यादा होगी, सनी डे पे स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर आपके पास सनी डे नहीं है। गर्मी में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा, सर्दी में स्पीड ऑफ साउंड कम। स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हवा में जो नमी होती है, मॉइस्चर, इसमें भी डिपेंड करता है। ठीक है, बस ये आज के लिए काफी है। ठीक है।